आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग संवैधानिक आयोग जो लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाला है और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो हमने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं, विभिन्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सभी इसमें कवर किए हैं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस वीडियो में पहले इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इजी से टफ दोनों ही प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में भी आते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 14। भाग 15 में आपका निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे दो कथन दिए हैं, उन पे आपको विचार करना है। तो पहला कथन है, अनुच्छेद 315 से 323 तक में, यहाँ पे होगा 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। दूसरा है, संघ लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे आठ पहला देखते हैं, 315 से 323 तक में जो अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्ति एवं कार्यों का उल्लेख है, तो ये बिल्कुल सही है। 315 से 323 तक किया गया है, तो कथन ए बिल्कुल सही है। सेकंड कथन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग एक सांविधिक संस्था है। तो ये कथन गलत है, सांविधिक संस्था नहीं बल्कि संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ संवैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जिनका उल्लेख संविधान में दिया होता है किसी आर्टिकल के तहत, और संविधिक या वैधानिक संस्थाएं वे होती हैं जो संसद के एक्ट द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है। और एक प्रकार की संस्थाएं और होती हैं जो सरकार के कार्यपालिका आदेश द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे कि नीति आयोग का गठन किया गया है सरकार के कार्यपालिकीय आदेश के द्वारा। तो ये तीन तरह की संस्थाएं होती हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग आपका है ये संवैधानिक संस्था है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन दो है ये बिल्कुल गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। तो यहाँ पे देखिए आयोग लिखा है, तो आयोग, यहाँ पे आयोग का मतलब है संघ लोक सेवा आयोग। यहाँ पे आप मानना संघ लोक सेवा आयोग, यहाँ पे होगा संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 वर्ष की अवधि हो, 6 वर्ष की अवधि हो गई उसकी। और वो कब से सदस्य पद, जब सदस्य या अध्यक्ष पद ग्रहण करता है उस तारीख से 6 वर्ष तक, या फिर 65 वर्ष की उसकी उम्र पूरी हो जाए तब तक। तो इन दोनों में से जो भी पहले हो जाएगी वो ही उसकी कार्यकाल माना जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, इस पे ध्यान देना है। देख तो पहला पहला देखते हैं, संविधान में आयोग की संख्या का निर्धारण किया गया है। तो संविधान में आयोग में जो सदस्य होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। पहला कथन ये है, इसका सेंस यहाँ पे ये है पहले कथन का कि संघ लोक सेवा आयोग में जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी संख्या का निर्धारण है वो संविधान में किया गया है। तो पहला कथन तो यहाँ पे ये दिया है। दूसरा कथन है, आयोग की संरचना को राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। तीसरा कथन है, आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया है। और चौथा यहाँ पे कथन है ऑप्शन डी आपका, भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। तो यहाँ पे पूछा क्या है, सही नहीं पूछा है। तो देखिए ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। पहला वाला है ये कथन बिल्कुल गलत है, संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है। हाँ, यह आयोग की संरचना राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई है। आयोग के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया है। हाँ, पर यह बात का उल्लेख है कि भारत सरकार या राज्य सरकार में कम से कम उसे 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो, बाकी कोई योग्यता संविधान में डिफाइन नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नियुक्त कर सकता है? यहाँ पे जो कथन है किस संदर्भ में आपको विचार करना है, राष्ट्रपति किन परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकता है? तो पहला कथन है, जब अध्यक्ष पद रिक्त हो
और दूसरा कथन है जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारण से नहीं कर पा रहे हों। तो दोनों ही स्थितियों में है राष्ट्रपति कार्यवाहक अध्यक्ष है वो नियुक्त कर सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होती है, बाध्यकारी नहीं है, सॉरी यहाँ पे लिखा है बाध्यकारी नहीं है। पहला कथन तो ये था आपका। सेकंड कथन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पे पहला कथन तो गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो दी गई सलाह उच्चतम न्यायालय की होती है वो उसके लिए बाध्यकारी होती है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड जो कथन है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता है, और जो सदस्य हैं वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन उसी पद पे फिर से नियुक्त नहीं हो सकते। तो दूसरा कथन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक रिपोर्ट है वो संघ लोक सेवा आयोग सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? यहाँ पे पूछा है संविधान के, सॉरी संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख है तो किस आर्टिकल में है? तो 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी जो वार्षिक प्रतिवेदन है राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है उसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 323 में किया गया है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 323। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल दिए गए हैं तो किस अनुच्छेद में सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का उल्लेख है? तो 316 में किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यकाल के सॉरी संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का उल्लेख है वो अनुच्छेद 316 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब बाकी जो सवाल हैं आपके राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। देखिए बाकी प्रावधान हैं वो संघ लोक सेवा आयोग जैसे ही है, कुछ में अंतर है जो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, वहाँ पे नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों को कौन पद से मुक्त कर सकता है? तो यहाँ पे देखिए आपको अंतर मिलेगा। तो ये मुक्ति, जो पद मुक्ति का करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। तो देखिए नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल करता है, लेकिन पद मुक्त है वो राष्ट्रपति ही कर सकता है। तो ये मुख्य अंतर है और ये सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, यहाँ पर भी अंतर है। वहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र थी, लेकिन यहाँ पे 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग में किया गया है तो भाग 14 में ही इसका भी उल्लेख है। 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान इन्हीं में किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी लाभ हुआ तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको टीजीटी पीजीटी DSSB या जूनियर एडिट के लिए एनसीईआरटी कवर करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए क्लास वाइज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर्म में आपकी पूरी एनसीईआरटी है वो क्विज के माध्यम से कराई जा रही है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।